विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे चुंबकित पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं समान रूप से चुंबकित पदार्थ के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि हम समान रूप से चुंबकित पदार्थ कहते किसे हैं। ये हम देख चुके हैं कि अचुंबकित पदार्थों में परमाणुीय चुंबकीय ध्रुवों का अनियमित वितरण होता है, वो यादृच्छिक रूप से वितरित होते हैं। इस कारण जो परिणामी चुंबकन तीव्रता है उसका मान शून्य होता है, यानी कि m का मान शून्य होता है। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम लगाते हैं उन पर, तो चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होते हैं, जिससे चुंबकन तीव्रता का मान शून्य हो जाता है और पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। यदि पदार्थ के सभी टुकड़ों में, सभी दिशाओं में, सभी स्थानों पर अगर परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में समंजित हो जाएं और समान रूप से समंजित हो जाएं, तब यह पदार्थ क्या होगा, समान रूप से चुंबकित कहलाएगा। अब ऐसे समान रूप से चुंबकित पदार्थ के लिए हम किसी बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ की dz मोटाई की हमने पट्टिका ली है और उसकी चुंबकन तीव्रता z दिशा में है और यह z दिशा कहाँ है, पट्टी के तल के लंबवत है। अब हम क्या करते हैं, इस dz मोटाई का जो बड़ी पट्टिका है उसको dz मोटाई के ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और प्रत्येक टुकड़े का काट क्षेत्र कितना है, dA हमने माना है। तो यहाँ पर ये हमने एक फिगर दिखाया है जिसमें dz मोटाई की जो पट्टिका है वो ये मेरे पास एक बड़ी सी पट्टिका हमने दिखाई है जिसकी मोटाई कितनी है, dz है, और इसकी चुंबकन तीव्रता आपके पास सीधा z दिशा में है। m का मान किस दिशा में है, ये दिशा हमने z मानी है। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हमने इसके वही dz मोटाई के टुकड़े किए हैं, मतलब इसकी जो काट क्षेत्र है को हमने किया है, इसके काट क्षेत्र को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, मोटाई उनकी समान ही है। तो मैं एक टुकड़े को देखूं तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये मोटाई तो इसकी dz है और इसका जो एरिया है, अल्पांश एरिया, वो कितना है, आपके पास dA के बराबर है और चुंबकन तीव्रता इसकी पुनः z दिशा में। इसी तरह से हमने बहुत सारे चूंकि छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं और प्रत्येक ये जो टुकड़ा है समान रूप से चुंबकित है और समान रूप से चुंबकित जो टुकड़ा है उसे मैं किसके तुल्य मान सकती हूँ, एक धारावाही रिबन के तुल्य मान सकती हूँ, जिसमें धारावाही रिबन में धारा कितनी बह रही है, पृष्ठीय धारा कितनी बह रही है, I बह रही है और इस I का मान मुझे निकालना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे ही पृष्ठीय धारा प्रत्येक टुकड़े में बहेगी। तो किसी एक टुकड़े में धारा अगर हम देखें तो हमने उसको ये दिखाई है कि ये एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, दूसरे इसके निकटवर्ती में भी एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह चौथे इसके ऊपर नीचे आगे पीछे सब टुकड़ों में इस तरह से धारा बह रही है। तो इनके अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो दो टुकड़ों को यहाँ आसपास में स्थिति देखती हूँ तो इस भुजा में धारा ऊपर की तरफ है और इसके पास वाली भुजा में धारा उसके अपोजिट दिशा में है। तो चूंकि ये सभी टुकड़ों की मोटाई बराबर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर है, तो बहने वाली धारा का मान भी समान है, लेकिन दिशा विपरीत है और दिशा विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी तरह इस वाली भुजा पर अगर हम देखें तो भी यही स्थिति है कि धारा बराबर और विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त करेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो सिर्फ धारा कहाँ बचेगी, मेरे पास पृष्ठ पर धारा बचेगी। तो इस पूरे जो रिबन है, इस पूरे रिबन की तुलना में कर सकती हूँ, ये इस पूरी जो पट्टिका है उसकी तुलना में किससे कर सकती हूँ, एक तुल्य धारावाही रिबन से कर सकती हूँ, जिसमें धारा कितनी बह रही है पृष्ठ में, इस रिबन के पृष्ठ में धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, इस I का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इस dz मोटाई के प्रत्येक भाग का अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण निकालूं तो वो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि m हमने देखा था कुल चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, m इंटू आयतन, और आयतन कितना है किसी एक टुकड़े का, dA इंटू dz के बराबर है। और अब इसकी तुलना में अपने समीकरण, जो चुंबकीय आघूर्ण का समीकरण हम लिखते हैं, I इंटू ए से करूँ तो ये तो एरिया है, तो इसका मतलब बाकी बची हुई चीज़ जो m dz है वो कितनी होनी चाहिए, इस तुल्य लूप में बहने वाली धारा होनी चाहिए, किस लूप पे, dz लूप में। और प्रत्येक अल्पांश एक धारावाही लूप की तरह होगा और इन लूपों की सीमा पर धारा बराबर और विपरीत होने से एक दूसरे को नष्ट करेगी। तो परिणामी जो धारा है वो इस पट्टिका की सीमा पर ही बहेगी और उस परिणामी धारा का मान क्या होगा, m dz के बराबर होगा। और इसका जो इस dz मोटाई का जो निर्माण हुआ है, इसकी मोटाई कितनी है रिबन के, dz ही है, और इस रिबन का जो निर्माण हुआ है जिसमें पृष्ठीय धारा बह रही है उसका पृष्ठीय धारा घनत्व कितना हो जाएगा, J इज इक्वल टू m dz अपॉन dz, यानी m के बराबर। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास dz मोटाई की पट्टिका है जिसका कि जो चुंबकन तीव्रता है z दिशा में है,
तो उसकी तुलना मैं किससे कर सकती हूँ, एक धारावाही रिबन से कर सकती हूँ, जिसका पृष्ठीय धारावाही घनत्व किसके बराबर है, उसकी चुंबकन तीव्रता के बराबर है। तो यहाँ से इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी समान रूप से चुंबकित पदार्थ के कारण किसी बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तुल्य m पृष्ठीय धारा घनत्व वाले चौड़े रिबन के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहती हूँ, किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहती हूँ इस पट्टिका के कारण, तो वो उतना ही होगा जितना इस रिबन के कारण उस बिंदु पर मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परस्पर मैंने क्या सिद्ध कर दिए हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं। और अब चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हमें निकालना है, क्योंकि ये तो हमने केवल तुल्यता सिद्ध की है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र किसके तुल्य होगा, एक धारावाही रिबन के, जो धारा जिसमें पृष्ठीय धारा m के बराबर बह रही है उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम नियम कौन सा यूज़ करेंगे, या तो बायो-सैवर्ट का नियम यूज़ कर लीजिए या फिर एम्पियर का नियम। तो नियम तो हमारे पास वही रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के निकालने के। तो ओवरऑल एक्चुअली हम देख क्या रहे हैं इनमें कि आपके पास हम किसी भी चुंबकित पदार्थ की तुलना में किससे कर सकती हूँ सरल रूप में, और अगर जिस रूप से मैं उसकी तुलना कर सकती हूँ उस आधार पर मैं उसमें एम्पियर का नियम या बायो-सैवर्ट का नियम लगाकर मैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकती हूँ। अब हम निकालना चाहते हैं समान रूप से चुंबकित पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, अब पदार्थ के रूप में हमने किसकी तुलना की, एक चुंबकित बेलन की तुलना की है। और इसके अंदर जो हम ये जानते हैं कि इसके अंदर का जो सूक्ष्म क्षेत्र होगा उनका हम सबका औसत निकालें तो हमें स्थूल क्षेत्र मिल जाएगा, स्थूल चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक सूक्ष्म क्षेत्र तुल्य धारावाही रिबन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक समान रूप से चुंबकित क्षेत्र है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, एक खोखले तुल्य धारावाही बेलन से कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पट्टिका के लिए किया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि इसके बाहर स्थित बिंदु पर तो हम इस तुलना से निकाल सकते हैं कि ये समान चुंबकित बेलन और तुल्य धारावाही रिबन दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं, इसलिए अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र इनके हम बाद में निकालेंगे, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वही होगा जो कि एक समान रूप से चुंबकित बेलन के कारण है और जो तुल्य खोखले धारावाही बेलन के कारण है, जैसा कि हम पिछले अपने इसमें हम पहले निकाल चुके हैं, अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो अब हमने क्या किया, पहले हम अब क्या करते हैं, चूँकि हमें अंदर मान निकालना है तो हमने इसके लिए एक ट्रिक की। और क्या ट्रिक की कि हमने इस बेलन के चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली है, और ये बंद पृष्ठ दो पृष्ठों से मिलकर बना हो गया है। अब एक तो बेलन के अंदर स्थित है ये बंद पृष्ठ, और दूसरा बंद पृष्ठ वो है जो कि बेलन के बाहर स्थित है। तो अब हम इस बंद पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स का मान अगर मैं निकालूं तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान गाउस के नियम से 0 होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए 0, और ये बी डॉट डी ए ये सरफेस चूँकि 2 से बनी है तो इसको मैं इन दो टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ कि एक तो बी आई डॉट डी ए हो जाएगा यानी आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है, और दूसरा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है। तो बी आई डॉट डी ए और बी ओ डॉट डी ए का मान मैंने लिखा है, और ये मान गाउस के नियम से किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इसको मैं इधर ले आऊँ तो निश्चित है कि आपके पास बी आई डॉट डी ए का जो मान अंदर है वही मान क्या होगा, विपरीत होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। और किसके बराबर होगा, माइनस बी जीरो डॉट डी ए के, यानी बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब चूँकि हमने इस जो हमारे पास समान रूप से चुंबकित बेलन है इसकी तुलना मैंने पिछले जो भी मैंने निकाला है उसके आधार पर, पिछले जो बिंदु हमने निकाला है उसके आधार पर इसकी तुलना मैं खोखले बेलन से कर सकती हूँ। और खोखले बेलन से करती हूँ और उसमें तुल्य धारावाही उस खोखले बेलन में कितनी बह रही है, तुल्य धारा जे के बराबर तुल्य धारा बह रही है, जिस जे का मान किसके बराबर है, उसकी चुंबकन तीव्रता के बराबर है। तो अब इस बेलन के लिए भी, क्योंकि इसकी तुलना मैं इससे कर रही हूँ, तो इसके बेलन के लिए भी हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने समान रूप से चुंबकित बेलन के लिए की थी। अब चूंकि जब मैं ये कल्पना करती हूँ तो अब यहाँ पर भी ये एक बंद पृष्ठ जो मैंने एस डैश की कल्पना की है ये दो से मिलकर बना है, एक तो बाहर इस बेलन के बाहर का और एक इस बेलन के अंदर का पृष्ठ, ये वाला अंदर का पृष्ठ ये वाला दिख रहा है मुझे, और बाहर का पृष्ठ ये वाला है जो बाकी बचा हुआ। यहाँ से अगर हम इसको मानते हुए चलें तो ये बाहर का बधा हुआ बंद पृष्ठ है। तो बाहर के बंद पृष्ठ और अंदर के बंद पृष्ठ से मिलकर जो भी चुंबकीय फ्लक्स का मान आएगा
वो गाउस के नियम से पुनः शून्य होना चाहिए, तो हमने इसको कर दिया शून्य के बराबर। अब ये दो से मिलकर बना है आंतरिक और बाह्य चुंबकीय फ्लक्स। तो आंतरिक पृष्ठ पर बाह्य चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने लिखा, तो आंतरिक पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया इंटीग्रेशन vi.dA, और बाह्य पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया b0.dA, और ये टोटल मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब इसको हम इधर ले आए राइट हैंड साइड में, तो ये मान हो गया माइनस का, यानी ओवरऑल यहाँ पे भी मेरे पास क्या रिजल्ट आया कि बेलन के जो खोखले तुल्य धारावाही मैंने बेलन माना, उसके अंदर भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके बाहर स्थित चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में है चुंबकीय फ्लक्स अगर हम देखें तो। इसीलिए यहाँ अगर मैं ध्यान दूँ तो चूंकि मैंने ये देखा है कि इसके बाहर जो बिंदु स्थित होता है उस पर, चाहे वो मैं समान रूप से चुंबकित मानूँ, चाहे वो तुल्य धारावाही खोखला बेलन मानूँ, बाहर बिंदु स्थित बिंदु के लिए बेलन से बाहर स्थित बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। अभी हमने निकाला है, तो यानी कि BO का मान किसके बराबर होगा, BO डैश के बराबर होगा। तो जब ये राइट हैंड साइड दोनों के आपस में बराबर है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए आपके पास क्या मान आएगा कि BI का मान BI डैश के बराबर होगा। तो इसको अगर हम समान रूप से चुंबकित बेलन की बात कर रही हूँ और उसको किसी तुल्य धारावाही बेलन के बराबर मान रही हूँ, तुल्य धारावाही रिबन के बराबर मान रही हूँ, तो जितना बाह्य बिंदु पर क्षेत्र हमने देखा था कि दोनों का समान हो जाता है, तो आंतरिक बिंदु पर भी उनके बेलन के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैं किसी दोनों से बजाय मैंने पदार्थ के अंदर बिंदु स्थिति पर निकाला चुंबकीय क्षेत्र का मान, चाहे पे मैंने पदार्थ के बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। दोनों ही स्थितियों में मैं देखती हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र का मान समान आएगा जब मैं उसकी तुलना किससे करती हूँ, एक तुल्य धारावाही रिबन से करती हूँ, जिसका पृष्ठीय धारा घनत्व का मान किसके बराबर है, उसकी चुंबकन तीव्रता के बराबर है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि बाह्य किसी स्थिति बिंदु पर हम जब निकालते हैं और ये कहते हैं कि वो एक पृष्ठीय धारा घनत्व वाले रिबन का निर्माण करती है, और उस रिबन का धारा घनत्व कितना होता है, m होता है। तो ये जो बात हमने बाह्य स्थित बिंदु के लिए कही, वही बात हमारे पास प्रूव होती है किसके लिए, किसी पदार्थ के अंदर स्थित बिंदु के लिए। तो ये हमारे पास निश्चित हो गया कि आपके पास जो समान रूप से चुंबकित पदार्थ है उसकी तुलना हम एक तुल्य धारावाही रिबन से कर सकते हैं, जिसमें जो तुल्य धारावाही बह रही है वो किसके बराबर है, चुंबकन क्षेत्र m के बराबर है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर, चाहे वो पदार्थ के अंदर हो चाहे पदार्थ के बाहर हो, वो दोनों आपस में तुल्य होंगे। और इसलिए उस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए अब हम एम्पियर के नियम का सहारा या बायो-सावर्ट के नियम का सहारा ले सकते हैं। और इस प्रकार से हम किसी भी समान रूप से चुंबकित पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।